क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए आज के इस ऑनलाइन क्लास में नॉन स्टैकियोमेट्री दोष के धातु न्यूनता दोष की चर्चा की जाएगी। नॉन स्टैकियोमेट्री दोष क्या है इसके बारे में बताया गया। नॉन स्टैकियोमेट्री दोष दो तरह के होते हैं, धातु आधिक्य दोष और फिर धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स दो कारणों से होता है, एक ऋणायनिक रिक्तिका के कारण और धनायन के अंतराकाश में चले जाने के कारण, जिसकी जानकारी पहले दे दी गई है। अब यहां से धातु न्यूनता दोष के बारे में जानना। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स है जो दो कारणों से होता है, धनायनिक रिक्तिका के कारण और ऋणायन के अंतराकाश में जाने के कारण। तो आज ये जानकारी पहले दी गई, इसकी जानकारी हो गई, इसकी भी जानकारी इसके पहले के नॉन एकेडमिक क्लास में दिया गया। अब आज आपको जो जानने की जरूरत है वह धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो कोई भी आयनिक क्रिस्टल है, जिस आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित केटायन वेरिएबल वैलेंसी धारण करता है, चर संयोजकता वाले जो केटायन होते हैं, केटायन यानी धनायन और ऋणायन, इसी से आयनिक क्रिस्टल बनता है। तो धनायन और ऋणायन जो आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में भाग ले रहा है, उसमें वैसे धनायन जो परिवर्तनशील संयोजकता, चर संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी धारण करता है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसके परमाणु की संयोजकता 2 या 2 से अधिक होती है, जैसे लोहा की संयोजकता 2 और 3 दोनों होती है। उसी तरह निकेल की संयोजकता 2 और 3 दोनों होती है। इसके पहले आप जानते हैं कि कम संयोजकता वाले तत्व अस प्रत्यय लगता है, जैसे फेरस, और 3 संयोजकता वाला जो लोहा होगा उसके परमाणु को फेरिक कहेंगे। अधिक संयोजकता में इक प्रत्यय, कम संयोजकता में अस प्रत्यय 9th क्लास में ही पढ़ चुके। तो आपको यह जानना है कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिसके परमाणु की संयोजकता चर होती है। विशेषकर जितने सारे ट्रांजिटिव मेटल हैं उसमें, यानी संक्रमण तत्व जो है उसमें चर संयोजकता है। डी ब्लॉक के तत्वों में विशेषकर चर संयोजकता पाई जाती। तो चर संयोजकता वाले जो तत्व हैं उसके जो केटायन हैं, उससे जिस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है वैसे आयनिक क्रिस्टल में ही ये धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसकी परिभाषा होगी चर संयोजकता वाले केटायन। चर संयोजकता वाले केटायन जिस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करता है वैसे आयनिक क्रिस्टल में मेटल आयन में कमी के कारण उत्पन्न दोष को नॉन स्टैकियोमेट्री दोष के अंतर्गत धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब इस धातु न्यूनता दोष के दो कारण दिखाए जा रहे हैं।
धनायनिक रिक्तिका के कारण। तो ऐसे यौगिक जिसमें ये धन आयन, ऋण आयन, फिर धन आयन, ऋण आयन, फिर यहां है ऋण आयन, ये धन आयन, ऋण आयन और ये धन आयन, फिर ये धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन। यहां गायब है। तो ये कैसे आयनिक क्रिस्टल है जिसमें A+ वेरिएबल वैलेंसी होल्ड करता है। तो जो वेरिएबल वैलेंसी होल्ड करता है उससे जो कैटायन बने हुए हैं उसमें अचानक किसी स्थान से कैटायन एब्सेंट दिखाता है, गायब दिखाता है, तो धनायन रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष को स्पष्ट करता है। आयनिक क्रिस्टल में धनायन के अपने स्थान से गायब रहने के कारण, हट जाने के कारण उत्पन्न दोष को धनायनिक रिक्तिका के कारण धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब इस दोष में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो इसको संतुलन में रखता है और इसके कारण फोटो कंडक्टिविटी उत्पन्न होगी। इसके कारण ऐसे ठोस में अर्धचालकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, यानी सेमीकंडक्टर फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर का मतलब हो गया प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का चालन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का पलायन होने लगता है और करंट प्रोड्यूस होने लगता है। तो प्राय अर्धचालक पदार्थ फोटो कंडक्टिव भी होते हैं, प्रकाश ऊर्जा को प्राप्त कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू करता है। तो इसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई। मैं पुनः इसकी परिभाषा एक बार और बोलना चाहूंगा। आयनिक क्रिस्टल जिसमें धन आयन अपने स्थान से गायब हो जाते हैं और इसके कारण जो धनायनिक रिक्तिका बनती है, वैसे धातु न्यूनता दोष को धनायनिक रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? अब यह जो दोष उत्पन्न हुआ इसमें संतुलन कौन दे रहा है? तो जैसे Fe2 है, Fe3 है। जिस यौगिक में ये दोनों है, यदि निकेल है A+ के रूप में तो निकेल +2 भी है, निकेल और ये निकेल +3 भी है। 3 वाला भी निकेल है और 2 वाला भी निकेल है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन एक के हटने से दूसरा प्रदान करेगा। जैसे Fe3 से Fe2 हट गया तो एक Fe बच गया, वो संतुलन देगा। Ni3 में Ni2 हट गया, एक बच गया, वो संतुलन प्रदान करेगा। और उस संतुलन के कारण ही इसमें फोटो कंडक्टिविटी और सेमी कंडक्टिविटी के गुण पाए जाते हैं। सेमी कंडक्टिविटी कहने का तात्पर्य है अर्धचालक है, अल्पचालक है, थोड़ा चालक है, क्योंकि थोड़ा सा निकेल, एक परमाणु बचा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन
जो 2 परमाणु वाले थे ये सब निकल गए, तो कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन का चालन हो पाता है। इसके साथ साथ फोटो कंडक्टिव होने का कारण क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वह एक तरह से उच्छिष्ट इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वह इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को पाकर तुरंत देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को धारण करता है और उस स्थिति के कारण वहां से वो मुक्त होने लगेगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो धातु के सतह से निकलते हैं वह विद्युत धारा उत्पन्न करने लगती है। तो प्रकाश ऊर्जा के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन यहां जो रहेगा वो थ्रेश होने योग्य इलेक्ट्रॉन बचता है, जबकि यहां थ्रेश होने योग्य इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। जिसके धनायन गायब नहीं हुए हैं वहां इलेक्ट्रॉन मजबूत पकड़ के साथ बैठी हुई है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने सतह को छोड़ नहीं सकती। लेकिन जहां रिक्ति हो गया वहां का जो इलेक्ट्रॉन है वह बेचारा इलेक्ट्रॉन है, उसको सराउंडिंग से कोई ताकत नहीं मिल रही होती है और उसका जो मूल परमाणु का सारा इलेक्ट्रॉन वहां से हट गया, जिसके आधार पर वहां उपस्थित इलेक्ट्रॉन डिलिकेट बैलेंस में रहता है, नाजुक संतुलन में रहता है, इसलिए थ्रेसिंग आसान होता है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है वहां से इलेक्ट्रॉन का पलायन हो जाता है आसानी से। धनायनिक रिक्तिका के कारण दोष की चर्चा हुई। अब ऋणायनिक अंतराकाश, कुछ ऐसे भी आयनिक क्रिस्टल हैं जिस आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित ऋणायन अंतराकाश में चले जाते हैं, जैसे A+, B-, फिर A+, B-, फिर यहां B-, A+, B-, A+। इंटरस्टिटियल में यहां एक्स्ट्रा B- है। तो ऋणायन अंतराकाश में चला गया। ऋणायन के अंतराकाश में चले जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। अब यहां एक विचारणीय तथ्य है कि ऋणायन का आकार बड़ा होता है, अंतराकाश सकरा होता है। तो ऋणायन जब उस अंतराकाश में प्रवेश करने लगता है तो उसको अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यह दोष रेयर हो जाता है, यह दोष ज्यादा नहीं पाया जाता। यह दोष की कमी होती है, यानी कभी कभार किसी खास स्थिति में संयोगवश जहां अंतराकाश थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जिसमें ऋणावेश प्रवेश कर पाएगा, वही यह दोष उत्पन्न होता है। इसलिए यह रेयर डिफेक्ट है, यह कॉमन डिफेक्ट नहीं है। यानी यह डिफेक्ट ज्यादातर आयनिक क्रिस्टल में नहीं पाया जाता है। यह एक रेयर डिफेक्ट के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ऋणायन का आकार हम जानते हैं बड़ा होता है, जो अंतराकाश में अपेक्षित स्थान प्राप्त ही नहीं कर पाता है। अंतराकाश छोटा हो जाता है और ऋणायन का आकार बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह दोष उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन कभी ऐसा संजोग हो जाता है कि अंतराकाश का आकार थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा हिट करने से, या बाहर से हम जो मटेरियल्स उसमें डाले, जो हम पदार्थ उसमें डालते, मतलब चर संयोजी पदार्थ जो होते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण कभी कभी अंतराकाश का आकार बड़ा होता है, और विशेष रूप से यह ताप के कारण होता है, प्रहार के कारण होता है। अंतराकाश जैसे ही बड़ा हो गया तो उसमें ऋणायन एडजस्ट कर जाता है इंटरस्टिटियल में, अंतराकाश में, और तब यह ऋणायन के अंतराकाश में जाने के कारण दोष उत्पन्न होता है। यह दोष रेयर है।
रेयर, कभी कभार किसी खास स्थिति में यह दोष उत्पन्न होगा, कॉमन डिफेक्ट नहीं है। इसमें एक प्रश्न आता है, निकेल ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, जैसे निकेल ऑक्साइड है, इसकी जो मात्रा है एनालिसिस से पता चलता है ये 0.94 ओ ऐसे लिखा हुआ। तो इसमें इस तरह के जितने सारे दोष हैं उसका जो यौगिक होगा, उसमें जो केटायन होगा वह केटायन दो तरह का होगा, चर संयोजकता वाला केटायन। तो कुछ केटायन 2 वैलेंसी वाला भी, कुछ केटायन 3 वैलेंसी वाला भी। निकेल 2 वैलेंसी वाला भी, 3 वैलेंसी वाला भी। आयरन से बना हुआ यौगिक है तो आयरन 2 वैलेंसी वाला और 3 वैलेंसी वाला। तो इसका रेंज होता है कि 2 वैलेंसी वाला कितना है और 3 वैलेंसी वाला कितना है। इसका रेंज ज्ञात करने की जरूरत होती है। एक एनालिसिस इसमें हम करके दिखाते हैं कि विश्लेषण से पता चला, ये एक यौगिक का ऐसे नाम दिया हुआ। अब विश्लेषण से पता चला है कि एक यौगिक है जिसमें निकेल +2 है और निकेल +3, ये दोनों तरह के चर संयोजकता वाले केटायन इस यौगिक में उपस्थित हैं। एक ऐसा यौगिक जिसका निर्माण निकेल एवं ऑक्सीजन के संयोग से हुआ है। निकेल की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, निकेल की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। इस प्रकार 2 तरह के यौगिक का निर्माण होना चाहिए, लेकिन दोनों मिलकर ऐसे यौगिक का निर्माण किया है। ये ऐसे यौगिक का निर्माण किया। ये क्या बता रहा है? ये बताता है दोनों मिलकर 100% पूरा करेगा और तब ऑक्सीजन के साथ इस यौगिक का निर्माण हुआ। यानी ऐसा सूत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये रेंज है कि 94, 0.94 और फिर ये 1। तो निकेल 2 तरह का है, कौन कौन? +2 वाले और +3 वाले। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट निकेल +2 की मात्रा x ग्राम, यानी निकेल +2 का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहां मान लें, उसी के आधार पर निकेल +2 की मात्रा x ग्राम। ऑक्सीडेशन का जो योग होता है, टोटल चार्ज जो होते हैं किसी भी यौगिक में, वो 0 होता है। किसी भी यौगिक में पाए जाने वाले औपचारिक आवेश का बीजगणितीय योग 0 होता है, तभी वो संतुलित स्थिति में रहेगा। धन आवेश और ऋण आवेश का टोटल योग 0 नहीं होगा तो वो यौगिक स्थिर नहीं रहेगा। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर होगा तब ना वो न्यूट्रल रहेगा, तब ना वह यौगिक होगा। तो इसकी उदासीनता के कारण अब यहां हम निकेल की 2 वैलेंसी, निकेल की वैलेंसी 2 और इसके कितने परमाणु हैं? ग्राम अभिछोटने की संख्या x। अब ये 2 वैलेंसी वाला, इसकी संख्या कितनी है? x। और एक 3 वैलेंसी वाला,
और फिर ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसकी जो वैलेंसी 2 है, इसमें ये 2x, इसकी मात्रा कितनी होगी यहां पहले निकाल लेते हैं। Ni+3 कितनी हो जाएगी? तो है 0.94। तो दोनों मिलकर है। जब हम एक को x मान लेंगे तो दूसरा 0.94 में x घट जाएगा। xy मान के भी बनाया जा सकता था, या हम दोनों मिला के 0.94 है, एक को x मानेंगे तो दूसरा 0.94 माइनस x होगा। अब टोटल फॉर्मल चार्जेस के बारे में जब यहां हम स्पष्ट करेंगे तो 2 वैलेंसी वाला x की संख्या में है और 3 वैलेंसी वाला 0.94 माइनस x की संख्या में है। 3 वैलेंसी वाला इतनी संख्या में, 2 वैलेंसी वाला x की संख्या में, और फिर ऑक्सीजन, इसकी संयोजकता 2, टोटल वैल्यू 0। अब ये 2x प्लस 27 और 28, 2.82 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x है प्लस ये माइनस 3x, 2x माइनस 3x, 2.82 में 2 घट जाएगा, प्लस नहीं ये माइनस है इसलिए यहां माइनस। ऑक्सीजन ऋण है, माइनस प्लस और बगल में रहेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए यहां माइनस। अब ये 2x माइनस 3x प्लस 2.82 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 0.82। x इज इक्वल टू 0. माइनस माइनस कट गया, 0.82 निकला। अब इसकी प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, Ni+2 की प्रतिशत मात्रा 0.82 था, 0.94 में 100 में कितना, 0.94 में कितना था, तो जितना था बटे टोटल गुना 100 परसेंटेज हो। अब ये जो मान निकलेगा, अब इसका एक आंसर यहां पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन में, यौगिक दिया हुआ है, निकेल ऑक्साइड से बना एक यौगिक है जिसमें निकेल +2 और +3 दोनों संयोजकता वाले यौगिक उपस्थित हैं। सूत्र यही दिया हुआ है, तो ज्ञात करें कि Ni+2 कितना परसेंट है और Ni+3 कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो Ni+2 कितना परसेंट है निकल गया। अब Ni3 कितना परसेंट है, तो हम 100 में ये जो आंसर आएगा घटाए 0.82 0.94 इंटू 100, ये निकालेंगे, ये दूसरा आंसर। इस तरह का न्यूमेरिकल इसमें एक को पूछता है। मैं पुनः एक क्वेश्चन और क्लियर करना चाहूंगा।
एक क्वेश्चन और इसमें क्लियर करना चाह रहा हूं। एक यौगिक Fe 0.98O है। इसमें Fe+2 एवं Fe+3 दोनों है। तो Fe+2 एवं Fe+3 की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। इसको क्वेश्चन माना। प्रश्न में रहेगा कि एक यौगिक विश्लेषण के बाद पाया गया कि उसमें Fe+2 और Fe+3 है, तो Fe+2 इस सूत्र के आधार पर Fe+2 एवं Fe+3 की मात्रा ज्ञात करें। इसी तरह का प्रश्न है जो अभी हमने बनाया था। तो दोनों में से किसी एक को पहले मान लेंगे। लेट Fe+2 X है, इसलिए Fe+3 कितना होगा? तो अभी कितना था? 0.98 था, उसमें Fe+2 और Fe+3 दोनों था। तो हम Fe+2 को X मान लिए, तो 0.98 में X घट जाएगा, वो Fe+3 की मात्रा हो जाएगी। अब टोटल फॉर्मल चार्जेज का वैल्यू 0 होना चाहिए, तब ना संतुलित रहेगा यौगिक। तो इसमें दो है, एक +2 है और एक +3 है। तो +2 वाला जो है वो, इसकी संयोजकता कितनी है? 2। वो है कितनी संख्या में? X। इसकी संयोजकता कितनी है? 3। वो है कितनी संख्या में? 0.98 माइनस। और फिर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब 2x प्लस 24 2.94, उसमें भी 2 था क्या? 2.99 था कि 8 आया ना उसमें, जो पहले वाला था। देख लेना है गुना करके, सही सही जो होगा। नहीं, जैसे अभी उसमें हम गुना किए थे ना 0.94 में हमको 3 से करना था, वो ठीक था। हाँ, ठीक। तो 2.94 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x 3x माइनस x प्लस 2.94 में 2 घटेगा 0.94 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0. अब यहां हम Fe+2 की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। 0.98 गुना 100, फिर Fe+3 की मात्रा, Fe+3 की मात्रा कितनी होगी? तो 100 माइनस जो इसका आंसर आएगा 0.94 0.98 गुना 100, तो ये 96% है। तो 100 में 96 घटेगा तो ये 4% है आंसर। नॉन स्टैकियोमेट्री दोष
पूरी तरह समाप्त हुआ। इससे संबंधित प्रश्न आप बुक से खोज लेंगे, इसी तरह का उसमें यौगिक लिखा हुआ रहेगा, एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा, आप सॉल्व करेंगे। नॉन स्टैकियोमेट्री दोष की जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अशुद्धता दोष के बारे में बताया जाएगा, बैंड बताया जाएगा, कंडक्शन बैंड, अर्धचालक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कारण। फिर पीएन अर्धचालक, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बताने के बाद इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जाया जाएगा। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपके पास यदि हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप पर इस पर भेजने का प्रयास करें, आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा और आप पूरे इनर्जेटिक मोड में आप चाहेंगे तो आपकी तैयारी लगातार बढ़ते जा रही है और आप अपने आप को पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।